बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय चैनल नॉलेज पैलेस। हम बात कर रहे थे इस टॉपिक पे, वो है प्रोसेस टू कंपाइल अपीयरेंस या फिर मोड्स टू कंपाइल अपीयरेंस। कोर्ट ने जब किसी पर्सन को कॉल करनी होती है तो 4 डिफरेंट मोड्स जो है अडॉप्ट किए जाते हैं कोर्ट की तरफ से, जिनमें फर्स्ट वन है समन, फिर है वारंट, उसके बाद प्रोक्लेमेशन और फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। समन जो है वो सबसे फर्स्ट वन जो मोड है और सबसे सिंपल मोड है। जब कोर्ट ने किसी पर्सन को कोर्ट में कॉल करनी होती है या कोर्ट को किसी पर्सन की प्रेजेंस जो है वो चाहिए होती है कोर्ट में, तो सबसे पहले समन इशू करती है। और समन पे अगर वो पर्सन जिसको कोर्ट में बुलाया गया, जिसकी प्रेजेंस कोर्ट को चाहिए थी, वो पर्सन कोर्ट में अपीयर नहीं होता, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता, तो फिर उसको वारंट जारी किए जाते हैं, जिसको अरेस्ट वारंट कहा जाता है। तो अगर तो वो पर्सन अरेस्ट हो गया तो फिर तो प्रोक्लेमेशन की जरूरत ही पेश नहीं आती है। लेकिन अगर समन करने के बाद, वारंट अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद भी वो पर्सन कोर्ट में अपीयर नहीं होता, तो फिर बारी आती है प्रोक्लेमेशन की। फिर कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू करती है, जिसे कहा जाता है कि कोर्ट ने इश्तिहारी करार दे दिया इस पर्सन को, और ये पर्सन जो है ये इश्तिहारी मुजरिम जो है ये डिक्लेयर हो गया। तो ये सेक्शन 87 जो है ये डील कर रहा है प्रोक्लेमेशन के हवाले से, क्योंकि समन और वारंट पे तो इन डिटेल लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रोक्लेमेशन पे। सेक्शन 87 ऑफ सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 डील कर रहा है प्रोक्लेमेशन के हवाले से। उसके बाद जो है अगर वो पर्सन प्रोक्लेमेशन जिसको डिक्लेयर किया, जिसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया, वो फिर भी नहीं आता, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है। लेकिन हम पहले देखते हैं प्रोक्लेमेशन किस तरह से कोर्ट इशू करती है। तो ये है सेक्शन 87 प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। जब कोर्ट ने समन इशू कर दिए, वारंट इशू कर दिए, और पर्सन कोर्ट में नहीं अपीयर हुआ और कोर्ट के पास एविडेंस वगैरह मौजूद है, एविडेंस वगैरह लेने के बाद आफ्टर टेकिंग एविडेंस कोर्ट इस बात पे सेटिस्फाइड हो जाती है कि वो पर्सन जिसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे, अरेस्ट के वारंट इशू किए गए थे, वो पर्सन अब्सकॉन्ड हो गया है, यानी कि फरार हो गया है। वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा या अपीयर नहीं होना चाहता, और अपनी प्रेजेंस को कंसील कर रहा है, खुद को छुपा रहा है अपनी प्रेजेंस को, ताकि वो जो वारंट इशू किए गए हैं कोर्ट की तरफ से वो एग्जीक्यूट ना हो सके। वारंट एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि वो पर्सन अरेस्ट कर लिया गया है। अगर वो पर्सन अरेस्ट कर लिया जाता है तो मीन्स कि वो वारंट एग्जीक्यूट हो गए हैं। तो वो वारंट वो अपनी प्रेजेंस को कंसील कर रहा है और वो पर्सन अब्सकॉन्ड हो गया है, और यानी ताकि वो वारंट जो है कोर्ट की तरफ से जो जारी किए गए हैं वो एग्जीक्यूट ना हो सके। तो कोर्ट जब इस बात पर सेटिस्फाइड हो जाती है तो फिर वो रिटन प्रोक्लेमेशन इशू करती है। जो प्रोक्लेमेशन है ये एक रिटन ऑर्डर है कोर्ट का, ताकि वो पर्सन जो है जिसके लिए वारंट इशू किए थे, जो कोर्ट में अपीयर नहीं होता, उसको इश्तिहारी मुजरिम जो है उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाए, ताकि वो पर्सन खुद या फिर कोई भी पर्सन जो कि उसे जानता है या जिसके भी नॉलेज में है, वो जब उसको देखे कि वो कहाँ पे मौजूद है, उसको वो मिले, तो वो उसको कोर्ट में ले आए। तो कोर्ट, ये जो प्रोक्लेमेशन है ये कोर्ट का एक रिटन ऑर्डर है, जिसपे स्पेसिफाइड टाइम और एक डेट जो है वो मेंशन होती है कि उस पर्सन ने इस स्पेसिफाइड डेट पे, इस स्पेसिफाइड प्लेस पे और इस टाइम पे कोर्ट में अपीयर होना है। ये उस प्रोक्लेमेशन में टाइम पीरियड जो है वो मेंशन होगा, और ये टाइम पीरियड है ये 30 दिन से कम का नहीं होगा। जिस दिन प्रोक्लेमेशन इशू होता है उस दिन से लेके 30 डेज का टाइम पीरियड जो है उसे दिया जाता है कि उसने 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में अपीयर होना है। तो ये जो प्रोक्लेमेशन है, इससे जब कोर्ट इशू करती है कि तो इसकी 3 कॉपीज जो है होंगी, टोटल 3 कॉपीज होंगी। जो एक कॉपी होगी वो उसको पब्लिकली जो है ऐसी जगह पे फिक्स किया जाएगा जहाँ पे कि इसको पब्लिकली रीड किया जा सके। अगर वो पर्सन किसी गांव में रहता है या किसी टाउन वगैरह में है, तो जिस विलेज में या जिस टाउन में वो पर्सन जिसकी उसकी रेजिडेंस है, उससे उस विलेज या टाउन की जो भी कंस्पिशियस प्लेस है वहां पे इसको फिक्स कर दिया जाएगा, ताकि पब्लिक जो है इसको रीड कर सके। अगर वो पर्सन खुद नहीं अपीयर होता तो कोई भी इसको देखे तो उसको कोर्ट में करके तो कोर्ट के सामने ले आए।
इसके अलावा इसकी जो सेकंड कॉपी है वो उसके इस पर्सन की जो भी रेजिडेंस होगी, वो चाहे विलेज में है या गांव में है, जो भी उसकी रेजिडेंस है जहाँ पे वो रहता है, उसका घर है, अपार्टमेंट है, फार्म हाउस है, ये जो भी है, जो भी उसकी रेजिडेंस है, जो उसका हाउस है, होम स्ट्रीट वगैरह है, उसकी जो भी कंस्पिशियस प्लेस है वहाँ पे उसको फिक्स किया जाएगा ताकि वो पर्सन उसको देख सके, उसको रीड कर सके कि कोर्ट ने मुझे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है और मुझे अब 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में अपीयर होना है। तो इस तरह से सेकंड जो है कॉपी फिक्स कर दी जाएगी। और जो थर्ड कॉपी होगी उसकी, वो जिस कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इश्यू किया है उस कोर्ट की के बाहर, यानी कि जो भी उसकी कंस्पिशियस पार्ट होगा उसकी कोर्ट, उस कोर्ट का जहाँ पे लोग उसको देख सकेंगे, वहां पे इसको अफिक्स कर दिया जाएगा। तो ये इस तरह से इसकी 3 कॉपीज होंगी जो डिफरेंट जगह पे जो है फिक्स कर दी जाएंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक कोर्ट का ऑर्डर है, रिटर्न ऑर्डर है। तो इस कोर्ट जो कोर्ट इसको इश्यू करती है प्रोक्लेमेशन, इस कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट है जो इसमें मेंशन होगी, रिटर्न स्टेटमेंट होगी, कि इसमें टाइम पीरियड मेंशन किया होगा, डेट मेंशन की होगी और प्लेस के इस जगह पर इस टाइम पे उसने विद इन 30 डेज जो है वो उसने कोर्ट में अपीयर होना है। अब ये जो रिटर्न स्टेटमेंट होगी, वो उसका इफेक्ट ये होगा कि ये एक जो प्रोक्लेमेशन है और ये कोर्ट की तरफ से पब्लिश की गई है, जो कि इस पे डेज वगैरह और डेट वगैरह स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, जो इस बात के का कंक्लूसिव प्रूफ है, इस बात की कंक्लूसिव एविडेंस है कि जो तमाम रिक्वायरमेंट्स थी जो वो फुलफिल हो चुकी हैं, लाइक समन इशू हो चुके हैं, वारंट इशू हो चुके हैं, उसके बाद भी वो पर्सन कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ। अब ये जो है अब प्रोक्लेमेशन कोर्ट की तरफ से इशू किया गया है और ये इस डेट पे इशू किया गया है, ये डेट जिस डेट पे इशू किया जाएगा वो डेट भी मेंशन होगी और ये इस डेट पे इशू किया गया है और विद इन 30 डेज जो है वो पर्सन जिसके लिए ये इशू किया गया है वो बाउंड है कि वो कोर्ट में अपीयर हो। तो ये जो है प्रोसेस है प्रोक्लेमेशन का। अगर फिर भी वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता तो फिर कोर्ट जो है, जिस कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया है, वो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अटैचमेंट के हवाले से बात करेंगे। आज का लेक्चर में जिस तरह हम लोगों ने प्रोक्लेमेशन के हवाले से बात की है, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।